नमस्कार, मैं हूं सुदेशना। द लेंस डॉट इन के हेल्थ पोर्टल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है र्यूमेटोलॉजी। ये शब्द सुनकर जितना आप चौंक रहे हैं उतना हम में से अधिकतर लोग चौंकते हैं। मैं भी चौंकी थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इस विषय में जानकारी बहुत कम है। लेकिन जानकारी कम होने का मतलब कम बीमारियां नहीं है। जानकारी कम होने का मतलब ठीक इसके उलट अधिक बीमारियां, गलत प्रोग्नोसिस और एक सफरिंग भरा लाइफ। लेकिन आज इसी से पर्दा उठाने के लिए र्यूमेटोलॉजी के विषय पे जानकारी होगी, बातें होगी, उससे संबंधित बीमारियां क्या है, बीमारियों का मैनेजमेंट कैसे हो और र्यूमेटोलॉजिकल बीमारियां होने के बावजूद एक भरपूर जिंदगी कैसे जी जा सकती है, ये आज के हमारे पैनलिस्ट के एक्सपर्ट्स बताएंगे। आइए एक एक करके हम सबसे मिलते हैं। हमारे सबसे साइड में हैं डॉक्टर विनोद रविंद्रन, ही इज़ फ्रॉम कैलिकट कोड़िकोड। आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी इश्यू जो महिलाओं की है उन पर है। अ, हमारे साथ है डॉक्टर अरुण केडिया सर, रायपुर से हैं और इंटरनल मेडिसिन और र्यूमेटोलॉजी के विषय में एक्सपर्ट हैं। देन वी हैव डॉक्टर श्याम संदनम फ्रॉम चेन्नई, सर जो हैं रेयर अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स इसके विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं। उसके साथ में है डॉक्टर मोहित गोयल, आप उदयपुर से हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसके विषय में हम इनसे जानेंगे। और आखिरी में हमारे साथ, आखिरी का मतलब हमारे साथ सर हैं और ही इज़ लाइक डॉक्टर अमित दुआ, सर बिलासपुर से हैं और वैस्कुलाइटिस और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बारे में, जो कि ये भारी भरकम शब्द हैं, क्या है हम सर से ही जानेंगे। तो आइए चलिए हमारा आज का पैनल स्टार्ट करते हैं, जानते हैं र्यूमेटोलॉजी और उसके विषय में। अरुण सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि र्यूमेटोलॉजी ये इतना भारी भरकम सा शब्द है, इसको हमारे लिए सरल शब्दों में बताएं, ये क्या है और इससे जुड़ी बीमारियां क्या है। रूमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वो फील्ड है जिसमें बेसिकली हम मस्कुलोस्केलेटल और जॉइंट इश्यूज़ पर डील करते हैं और इसमें कई सारी ऑटो इम्यून बीमारियां आती हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम गठियावात रोग के रूप में जानते हैं। लेकिन गठियावात पर रूमेटोलॉजी सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसी रेयर रेयर बीमारियां हैं जिन पे रूमेटोलॉजी पे वर्क होता है और ये बहुत पुरानी फील्ड है, बट इसकी नॉइज़ लेवल बहुत कम रही है। इसके बारे में जानकारी बहुत कम रही है क्योंकि आज से 25-30 साल पहले हम इन्फेक्शन से जुड़ रहे थे और ज़्यादातर सारे डेवलपमेंट्स इन्फेक्शंस पे हो रहे थे। उसके बाद फिर मेटाबॉलिक इश्यूज़ आए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब विश्व में ज़्यादा कॉमन हुए तो उन पर ज़्यादा रिसर्च होने लगा। बट रूमेटोलॉजी पे वर्क अंदर ही अंदर चल रहा था जिसकी आवाज़ बहुत कम थी। बट ऑफ लेट अब रूमेटोलॉजी पर भी काफ़ी डिस्कशंस होने लग गए हैं और बहुत सारी संगोष्ठियां होने लग गई हैं ताकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में अवेयर किया जा सके। डॉक्टर्स को भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये बीमारियां जितना सोचते थे कि कम है उतनी कम नहीं है सोसाइटी में। इनकी डायग्नोसिस पहले नहीं बनती थी और अब एडवांसमेंट्स के साथ हम इसको जल्दी डायग्नोस कर पा रहे हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हम डॉक्टर रविंद्रन के पास जाएंगे। सर, जब हम र्यूमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो क्या ये विषय केवल पुरुषों के लिए है या केवल बच्चों के लिए है या महिलाओं के लिए भी है, और अगर ये महिलाओं के लिए है तो स्पेसिफिकली महिलाओं को ये किस तरीके से प्रभावित करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जो ये बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून रोमैटिक बीमारियां, जिसमें हमारे शरीर की जो प्रतिरोध का जो सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी होने से वो शरीर के अवयवों के अगेंस्ट काम करना चालू कर देता है। और आर्थराइटिस में वो टारगेट जो होता है जॉइंट्स होता है, उदाहरण के लिए। तो ये बीमारियां किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं, बच्चों में भी ये पाई जाती है और एडवांस एज में, एल्डरली पॉपुलेशन में भी है और मिडिल एज में भी है। तो कोई भी एज जो है वो इससे इम्यून नहीं है, वो सभी को प्रभावित करता है। और ऐसे ही ये बीमारियां जो हैं मेल में और फीमेल में दोनों में देखी जाती हैं। ये सही है कि इनमें से कुछ बीमारियां, ऑटोइम्यून रोमैटिक डिसीजेस जो हैं, वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती हैं।
और जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जो कहा, वो भी कॉमन है विमेन में, और लूपस और ऐसी कुछ और बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं महिलाओं में। जब ये बीमारी महिलाओं को होती हैं तो फिर महिलाओं से संबंधित जो रिप्रोडक्शन जो है, जिसमें गर्भवती होने की प्रक्रिया और जो है बच्चे होने का जो फेज़ है, उसमें ये बीमारियां इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर ये बीमारियां एक्टिव हो, मतलब बीमारियों की तकलीफ़ अगर ज़्यादा हो कि बहुत सारे जोड़ों में सूजन हो, या और दूसरी तरह की बीमारियों में अगर वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस समय गर्भिणी होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये बीमारियां रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर करती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गर्भ में बच्चों को भी प्रभावित करती हैं और ग्रोथ भी जो है उनकी स्लो कर देती हैं या कम कर देती हैं। और कुछ बीमारियों में जो हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मतलब अबॉर्शंस जो होते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिना किसी कारण के, वो भी देखा जाता है। तो किसी भी एज ग्रुप में बीमारियां होती हैं, और किसी भी मतलब मर्दों को और महिलाओं को, दोनों को हो सकती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब महिलाओं को ये होती हैं तो कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया। थैंक यू। Now, talking to Dr. Sham, when we talk about rheumatology and when we normally associate it with arthritis and nothing more than that. With arthritis, there is a general perception that it is always an orthopedician's department. So, could you just tell us where does a rheumatologist come into the scene? Thank you. I think this is something which people should know. So many times people ask, that's the first question, what is the difference between yourself and an orthopedician? I think most of us know who a neurologist is and a neurosurgeon. Similarly, we know a cardiothoracic surgeon and a cardiologist. So basically, any bone and joint or muscle issues which are not due to any injury or trauma, the physicians are rheumatologists. So we are the ones who will be taking care with the help of medicines. Our surgical counterparts will be orthopedicians. So this is the basic. So we are after our undergraduation, we do a training in internal medicine followed by this rheumatology subspecialty training. So basically, we are physicians. So any bone joint, ideally, if there is not going to be any trauma or fracture, we should be going to a rheumatologist who will be trying to find out the cause for it. If there is any need for intervention, then they will be referring to an orthopedician. Or if it can be managed with medications and exercises or physiotherapy, they will be taking care. So this is one way of understanding. The other thing is, broadly they are called autoimmune disease. So most of the rheumatological diseases are autoimmune disease, which can involve multiple systems. So you can also call them as immunologists or experts who deal with autoimmune disease, because it's not, many times though we tell it's arthritis, is not just only about the joints. Its problem is in the blood. Joints gets predominantly affected, can touch the other parts of the body also. So these are the two different diseases, one with regard to bone and joints, and the other autoimmune disease, the rare ones like SLE, vasculitis. That is the other part of rheumatology, though they are not as common like a rheumatoid arthritis or an osteoarthritis. Thank you, sir. It was a very important piece of information. Now moving to Dr. Mohit Goyal. Sir, जब हम psoriatic arthritis के बारे में बात करते हैं, एक तो arthritis के बारे में ही जानकारी शायद पिछले 5 या 8 सालों में कॉमन पब्लिक में आई है. जैसे सर ने बताया था कि इसके पहले तो हम इन्फेक्शन और दूसरी चीज़ों में ही उलझे हुए थे. लेकिन उसके साथ आपकी जो स्पेशलिटी है, दैट इज़ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि शायद स्पाइन के झुकने की बीमारी है, उससे जुड़ी बीमारियां हैं. तो उस बारे में सबसे पहले हमें बताइए. जैसे आपने कहा, सही है कि हम लोग तो आर्थराइटिस के बारे में ही कम जानते हैं. तो आम भाषा में जब भी कोई ये जोड़ों की तकलीफ़ किसी को होती है, तो हम आम जन ये कहते हैं कि गठिया हो गई है, गठिया बाय हो गई है. लेकिन एक रूमेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि ये गठिया बाय है, जो जोड़ रोग है, 100 से अधिक प्रकार के होते हैं. हमारे लिए सभी जोड़ रोग, सभी गठिया एक नहीं है. सबका डायग्नोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबका ट्रीटमेंट अलग है. वो जोड़ों के अलावा अन्य किन अंगों को प्रभावित कर सकते हैं वो अलग है, और उसके बेसिस पे आगे कितनी प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी वो भी अलग अलग है.
तो इसमें से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो इसका नया नाम है, वो एक ऐसा रोग है जो यंग कम एज में पुरुषों को अफेक्ट करता है, जनरली 15 से 30-40 वर्ष की उम्र में। और ये जो कूल्हे हमारे बटक्स के जो जॉइंट हैं वहाँ, उसको, कमर को, गर्दन को अफेक्ट करता है। उसके अलावा ये हाथ पाँव के अन्य जोड़ों को और शरीर के अन्य कई अंगों को भी, चमड़ी को, त्वचा को, आँखों को भी अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये त्वचा वाला जो आपने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे प्लीज आप बताएं हमें। बिल्कुल। तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के अंदर ही इसी स्पेक्ट्रम का एक और रोग है जिसे हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। सोराइसिस का नाम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना होता है कि एक चर्म रोग है। इसके अंदर चमड़ी के ऊपर एक परत सी बन जाती है जो कई बार उखड़ के लाल हो जाती है, कई बार उसमें से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होती है। कई लोग उसको कई साल तक डैंड्रफ समझते रहते हैं, सिर के अंदर सोराइसिस चल रही होती है। कान के पीछे इस तरह की चमड़ी पर पपड़ी हो सकती है, कोहनी पे, घुटनों पर। इसके अलावा और भी कई सोराइसिस के प्रकार होते हैं। तो इसके साथ गठिया का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो कि अन्य जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उनसे अलग होता है। तो ऐसे में अगर ये पता चले कि पेशेंट को सोराइसिस है तो डायग्नोसिस इजी हो जाता है, आप उसका अच्छे से निदान कर सकते हो। और एक बार आपने डायग्नोसिस कर लिया तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट इन सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। तो सोराइसिस अगर किसी को है और उनको साथ में जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, या कमर में दर्द होता है, पुट्ठों में, कूलों में दर्द होता है, या और कोई ऐसी चीज़ें जो उनको लगता है कि ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, या जो चर्म रोग स्पेशलिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, नहीं पता पड़ रहा है, तो ऐसे में रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने से उनको कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। और सर कितने हफ्ते में जो है सर, मतलब कितने समय के बीच में ये पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि शायद अब एक र्यूमेटोलॉजिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए इस विषय पर? तो जो हम एक आम मान्यता है कि विद इन रोमेटोलॉजी फील्ड और विद इन मेडिकल फील्ड कि अगर किसी को भी जोड़ों की तकलीफ़ 3 महीने या उससे ज़्यादा से चल रही है तो एक बार रोमेटोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद में अगर वो गठियावात नहीं भी है, वो कोई और रोग है, तो भी रोमेटोलॉजिस्ट बताएंगे। बट 3 महीना एक ऐसा समय है जब अगर जोड़ों की प्रॉब्लम चल रही है तो रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब डॉक्टर दुआ पर आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैस्कुलाइटिस और कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों विषय में आपकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वैस्कुलाइटिस जानने के पहले भी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका शरीर में क्या काम है और वैस्कुलाइटिस इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से बीमारी के माध्यम से ये प्रभावित करता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पे हम बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी जो हमारे शरीर के सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, खासकर ये ऑटो इम्यून या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होने वाली प्रॉब्लम होती है, इसमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो हमारे अगेंस्ट ही काम करती है, हमारे सेल्स को ही खराब करने लगती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने घर पे एक पहरेदार रखा हुआ है बाहर से चोरों को से बचने के लिए, लेकिन अगर वो पहरेदार ही आपके घर में घुस के आपको लूटने लग जाए तो जो प्रॉब्लम है वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पहरेदार को जितना आपने पावर दिया है, अगर आपने मान लो गन दी हुई है तो उसको गन ना देकर सिर्फ डंडा दे दो, ताकि अगर वो आपको अटैक भी करे तो उतना प्रॉब्लम ना कर पाए। तो हम जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी एक तरह का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जो भी हमारे शरीर में सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, मे बी मसल्स हो गए या टेंडन हो गया या जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको आपस में जो जुड़ रहे हैं, उसमें अगर अटैक हो रहा है तो उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर किसी एक अंग को प्रभावित नहीं करते, शरीर के हर हिस्से को ये प्रभावित कर सकते हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभावित हो सकता है। स्किन अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो इसमें रैशेज होने लगते हैं। अगर म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है तो मुंह में छाले हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, मुंह में दाने आ सकते हैं जिसको बटरफ्लाई रैश बोलते हैं। तो इस तरह जोड़ों में अटैक बहुत कॉमन होता है। जैसे इसमें आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। किडनी, लिवर, लंग्स, कोई भी अंग अटैक हो सकता है। तो इसको हम आम भाषा में एक ऑटोइम्यून बीमारी जो कि कनेक्टिव टिश्यू का अटैक कर रही है उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर यही बीमारी वेसल्स में अटैक करने यानी रक्त की धमनियों में अगर अटैक करने लगती है तो उसको वैस्कुलाइटिस बोल देते हैं, जो कि एक बहुत सीरियस बीमारी होती है। मेजर वेसल्स जो अगर इन्वॉल्व हो गई, जैसे हमारे शरीर में जो मेन अंग है, अगर लंग्स की वेसल्स इन्वॉल्व हो गई या किडनी की वेसल्स इन्वॉल्व हो गई तो उसको वो ख़राब कर सकती है।
तो अगर लंग्स, किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? सो इट इज़ एन इमरजेंसी। सो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को के लिए अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एंड वास्कुलाइटिस इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच। एंड नाउ गेटिंग बैक टू डॉक्टर अरुण सर, जब ऑटो इम्यून की बीमारियों पर हम बात करते हैं तो जनरली ऐसा सुनाई देता है कि स्टेरॉइड्स रेकमेंड की जाती है। अब स्टेरॉइड्स को लेकर भी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं लेना चाहिए। कई कंडीशंस ऐसे भी देखे गए हैं कि लोगों ने दर्द झेलना बर्दाश्त किया है, ओवर द काउंटर जाकर गलत मेडिसिन लेना ये प्रेफर किया है, लेकिन डॉक्टर के दिए स्टेरॉइड्स जो है वो नहीं लेना चाहते। तो सबसे पहले तो इस मिथ को आप प्लीज़ डिबंक करें और हमें बताएं। देखिए, स्टेरॉइड्स को एक प्रकार से हम लोग रूमेटोलॉजी में फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, और यदि हमें कोई रिज़ल्ट जल्दी चाहिए तो वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और स्टेरॉइड्स के बारे में लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यदि स्टेरॉइड्स आप डॉक्टर की सलाह के अनुकूल ले रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, लेकिन यदि आप स्टेरॉइड्स को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ले रहे हैं या आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तब जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। तो स्टेरॉइड्स ऑन अ शॉर्ट टर्म यूज़ इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ऑन अ लॉन्ग टर्म यूज़ इज़ अ वेरी बिग एनिमी। ये सबको जानकारी होनी चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो इट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स रूमेटोलॉजी का वन ऑफ द बैकबोन ड्रग्स है, और इसके बिना रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट असंभव है। तो डॉक्टर ने अगर दिया है तो उसे कंपल्सरीली लेना ही है। यस, तो डॉक्टर जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो वो प्रॉपर डोसेज के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन तय करते हैं, और फिर उसको कैसे धीरे धीरे बंद करना होता है वो भी डॉक्टर उसका एक प्रोटोकॉल के तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल यदि हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो स्टेरॉइड्स का यूसेज उतना चिंताजनक नहीं है जितना लोग सोचते हैं। Thank you. It's a big relief. And now, coming to Dr. Ravindran, सर एक बीमारी के बारे में आपने अभी बताया था, वो है ल्यूपस, और महिलाओं को वो ज़्यादा प्रभावित करता है ऐसा आपने बताया। तो सबसे पहले तो आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि ल्यूपस क्या है, और क्या हो कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी महिला ल्यूपस से अगर डायग्नोज होती है तो, एंड कैन शी स्टिल हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्लीज। लूपस या सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस SLE एक मल्टी सिस्टम बीमारी है। इसका मतलब ये है कि वो शरीर के कई अवयवों को प्रभावित कर सकती है। जैसे डॉक्टर दुआ ने कहा कि बाल झड़ सकते हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं, चेहरे पे रैश आ सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और इसके अलावा और भी कुछ सीरियस जो हैं बातें हो सकती हैं, जैसे कि उन्हें लंग्स में अफेक्ट कर जाए या हार्ट में अफेक्ट कर जाए या ब्रेन में अफेक्ट कर जाए, और सबसे ज़्यादा चिंताजनक होता है कि वो किडनी को अफेक्ट कर जाए। ये बीमारी जो है कॉमन है महिलाओं में, और ये उनके जो रिप्रोडक्टिव एज है जिसमें वो उनको गर्भवती होने की संभावना होती है, और वो जो पीरियड होता है उसमें ये सबसे कॉमन होती है। तो हम दो तरह के सिनेरियोज कंसिडर कर सकते हैं कि एक तो जो ज़्यादा कॉमन वो ये है कि किसी महिला को लूपस की बीमारी है तो उसमें प्रेगनेंसी के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो गर्भवती हो सकती हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि उस समय जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा रहा हो, जब जिसे हम प्री कंसेप्शन फेज कहते हैं, उस समय लूपस की जो बीमारी है, जो माफिक दवाइयों की सहायता से बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। किसी तरह की जिसको कहते हैं कि कोई भी जैसे आर्थराइटिस है या उन्हें माना कि किडनी की कोई प्रॉब्लम है या जो भी उस बीमारी का जो भी लक्षण है वो ट्रीटमेंट के सहायता से बिल्कुल
वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा जो है ऐसी प्रेगनेंसी में उस बीमारी के कारण प्रॉब्लम्स कम आएगी। और ये प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती हैं। एक तो जो महिला जिन्हें लूपस की बीमारी है उनको ये जो प्रेगनेंसी के समय ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे उन्हें जोड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें जो है किडनी की प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू हो सकती है, और पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम लूपस के कारण या एसएलई के कारण किडनी की प्रॉब्लम हुई, या उन्हें जो है खून के कम होने की या प्लेटलेट्स के कम होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स गर्भवती महिला को हो सकती है। और बच्चे पे जो प्रभाव जो पड़ता है, जो कि फीटस है, तो सबसे जो कॉमन जो देखा जाता है इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो बच्चा अपने सामान्य जो है ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाता। कई बार हमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस जो है मिसकैरेजेस कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और प्री एक्लम्शिया जो एक प्रेगनेंसी के समय जो ब्लड प्रेशर की एक गंभीर अवस्था है, वो इन महिलाओं को हो सकती है, और इससे भी बच्चे के ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, और जो है बच्चे की जो है जान भी जो है गर्भ में जा सकती है, जैसे इंट्रायूटेराइन डेथ कहते हैं। अगर ये बीमारी एक ऐसी महिला को हो रही है जिन्हें पहले कोई लूपस या एसएलई की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो रेयरली ये कंडीशन प्रेगनेंसी के समय फर्स्ट टाइम आ भी सकती है, और जब ये बीमारी आएगी, चालू होगी, तो उस समय जो भी लक्षण हैं, माना कि मुंह में छाले हैं, या जो है रैश है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो कभी भी हो सकती है। फिर एक तीसरा जो फेज़ आता है वो है कि प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चे के जन्म के बाद ये बीमारी जो है फिर से एक्टिव हो सकती है। तो उस समय जो माफिक दवाइयों का यूज़ जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हो, वो भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है लूपस की बीमारी ट्रीट करने के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। Thank you so much, sir. Now, coming to Dr. Sham, you are based in Chennai, and it is one of the best medical centers in India. I mean, Chennai as a city is considered. Now, when we talk about pediatric rheumatology, special cases in children. Now, how does a parent come to know that it is an autoimmune condition, or it can be a long-term management condition in a child, and it's not a simple pediatric case? The child needs to be taken to a rheumatologist, and also tell us what are the specific rheumatological limitations that you find in children in India. I mean, special cases that you see, if at all. Yeah, like as rheumatological diseases can happen both in adults and children. So generally we keep anybody less than 16 years, those will be taken care by a pediatric specialist. So one of the main issues is the number of qualified pediatric rheumatologists in general, even in Chennai, are very less. So throughout India the numbers are very minimal. So coming to your question of how to identify, see, what you have to understand is, though we are speaking about the rheumatological illnesses, as such in the community, the prevalence is less. Of course, in the adults, it might be on a rise, but as such in the community, the prevalence is less. Generally, the patients will be going to their primary care physicians. For kids, it will be their pediatricians. So pediatricians, if they feel something is not going as per plan, something is going on, like let's say a fever which is not settling within a week or so, or some joint pain, kid is not able to play around, like the joint pain swelling is continuing, then they have to suspect a rheumatological illness. So here what happens is, it will be the role of the concerned rheumatologist or the pediatric rheumatologist to keep their circle of pediatricians or the primary care physicians aware about these illness, because it's very less likely for the patients themselves to identify that's going to be a rheumatological illness for their kids and come to a pediatric rheumatologist. So it has to be through a proper referral. I think we should strengthen the primary care system or the pediatricians who should be more aware about these conditions, so they refer to then the pediatric rheumatologist. That will be the ideal pathway, rather than generally for any disease you ask what are the common symptoms, so that
we can listen to that and we can immediately take them to a doctor. Less likely. So the adult pediatric counterpart of rheumatoid arthritis is called juvenile idiopathic arthritis. Maybe for that, people can know that if a kid is going to have a persistent pain and swelling in one joint or more than one joint for at least a period of 6 weeks or more, then there is a possibility that they might have an arthritis. But as I told, it will come down the list. There are other things which have to be ruled out before. If all those things are negative, then only they will be labeled as a juvenile idiopathic arthritis. I think main thing is go to your primary care physician or pediatrician, let them do the job. In general, we have to increase awareness not only among the public, among the medical fraternity also when it comes to pediatric rheumatological disease, because one, it is rare. Many think joint diseases don't happen in the kids, but it's not true. So it can even right from 1 year of age, or conditions like lupus, even the newborn can have issues. Or these arthritis can start right from 1 year of age and it can go till 16 years or 18 years, whatever it is. Here we come to a very important point that anyways PHC, primary health centers, have to be strengthened enough and sensitized enough to have an early diagnosis on that. Thank you so much for that. Now we will be coming to Dr. Mohit. सर, जैसे आपने बताया कि ये जो है ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसके साथ इसकी मेडिकेशंस और सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है. आप ये बताइए कि दवाइयों के अलावा भी इसका लाइफ टाइम मैनेजमेंट या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे हो? बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आजकल कहते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट की तरफ. ये हर गठिया के लिए, हर आर्थराइटिस के लिए सेम नहीं होती. जैसे कि हम बात करें अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसके अंदर एक्सरसाइज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है. साथ में स्मोकिंग अवॉइड करना, टबैको स्मोक अवॉइड करना, रेड मीट का कंजम्पशन कम करना, लाइफस्टाइल ऐसी रखना कि आप एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठे नहीं रहें, ये बहुत ज़रूरी है. तो ये जैसे मैंने कहा, ये वेरी करता है अलग अलग आर्थराइटिस में. कहीं पर डाइट में आपको फ़ायदा मिलेगा. सभी आर्थराइटिस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डाइट मॉडिफिकेशन से कोई बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इन जनरल कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, जो हम कहते हैं कि जैसे अगर एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बनाएं कि आप इस समय उठ रहे हैं, इस समय आप खाना खा रहे हैं, ये आपके एक्सरसाइज का टाइम है, इस समय आप सो रहे हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें, और बाकी जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक चीज़ें अलग अलग आर्थराइटिस में वेरी करती हैं. कहीं पर हम फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ अब काम कर रही है, बट क्योंकि आर्थराइटिस लंबे समय से चल रही थी और अब जोड़ उतना मूव नहीं कर रहा है जितना पहले मूव करता था. कई बार जोड़ों में डिफॉर्मिटी हो गई है. अब आप डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, रोग को ट्रीट कर रहे हैं, तो अब एक्टिव उतनी आर्थराइटिस नहीं है. लेकिन जो जोड़ टेढ़ा हो गया है, वो अगर सीधा नहीं हो सकता है, वो सर्जरी से उसके लिए या तो वहाँ पर नहीं हो सकती है या नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं. ये एक ऐसे हैं जो कुछ गैजेट्स या डिवाइसेस देते हैं, जो हाथ में या पाँव में या जहाँ पर जोड़ आपका डिफॉर्म हुआ है वहाँ पर पहन के काम करने में आसानी हो सकती है. यहाँ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया. एक तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट बताया, फिर आपने बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ये प्लीज़ एक डिस्टिंक्शन जो है और इनकी इम्पोर्टेंस हमें बताइए. सो ये बेसिकली दोनों अलग अलग फील्ड हैं. ऑफ कोर्स किसकी ज़रूरत है किस केस में, ये डिसाइड करना उस ट्रीटिंग डॉक्टर या फिर जैसे इस केस में रोमेटोलॉजिस्ट का काम है. वो आपको बताएंगे कि अगर आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है और वो एक्सरसाइज ऐसी है जो आप खुद घर पे शायद शुरू में नहीं कर पाएंगे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ निर्देशन के अंडर ये व्यायाम होने चाहिए, तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास में भेजेंगे. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं कई बार कुछ गैजेट्स, कुछ डिवाइसेस के साथ में. जैसे कि अगर हम देखें कि किसी रोगी की उंगलियां बहुत ज़्यादा मुड़ गई हैं, वो अगर उंगलियां आपस में टच होने के कारण स्किन छिल जा रही है, वहाँ पर अल्सर हो रहा है, तो दोनों उंगलियों को अलग कैसे रखेंगे. वो कप और ग्लास उठाने में उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो उनको हेल्प करेंगे कि वो अपना डेली का काम कर पाए. और इसको हम एक्सपैंड करते जाएं तो और बहुत सारे हिप्स के लिए, नीज के लिए, ऑफ कोर्स ये ऑर्थोपेडिक केसेस में भी ये यूज़ होते हैं गैजेट्स, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट जो आपको डेली लाइफ में आप कैसे उसमें इम्प्रूव करें, उसमें आपको हेल्प करते हैं. So orthotists and occupational therapists help in this way, which differentiates them from the physiotherapists. थैंक यू सर. नाउ कमिंग टू डॉक्टर दुआ. सर, ये बताइए कि वैस्कुलाइटिस है या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है या इनकी से जुड़ी बीमारियां हैं, इसमें स्ट्रेस जो है ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सो
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रेस इज में आप समझ सकते हैं कि एक ट्रिगर हो सकता है कि किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी के लिए मे बी आर्थराइटिस या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या वैस्कुलाइटिस. सो वन ऑफ द ट्रिगर कैन बी स्ट्रेस. सो कहीं भी स्ट्रेस, चाहे वो बॉडी लेवल पे स्ट्रेस है या मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, आपकी इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा सकता है. आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कंफ्यूज्ड है कि हमारा हमारा तरफ कौन है और पराया कौन है, और उसमें अगर आप उसको और कंफ्यूज कर देंगे विद स्ट्रेस तो वो अपने शरीर के अंग को और ख़राब करने लग जाएगा. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं. तो पेशेंट को अगर आपने बोल दिया अच्छा आपको ल्यूपस है या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है या स्क्लेरोडर्मा है, तो उसके मन में कि आ गया अरे मेरे को ऐसी चीज़ हो गई, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता. तो उसके दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता. खासकर एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है. सो इनिशियली वो एक स्ट्रेस उसके मन में वैसे ही आ गया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है पेशेंट को कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता. अगर पेशेंट विश्वास करेगा कि अच्छा मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, इससे मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो भी एक उसको एक पॉजिटिव वे में पेशेंट मोटिवेट होगा तो जल्दी ठीक होगा. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन ऑटोइम्यून या एनी क्रॉनिक डिजीज. थैंक यू सो मच सर. अब हम आपके पास आएंगे डॉक्टर अरुण. अच्छा सर, ये बताइए, चूँकि आज हम सब छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस हुआ. आप ये बताइए कि जब हम र्यूमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ऑटो इम्यून की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप इसे कैसे देख रहे हैं? कितनी जानकारी है और चीज़ें कैसी है? छत्तीसगढ़ में ऑटोइम्यून बीमारियां शुरू से चली आ रही हैं. अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की बहुत कमी की वजह से पहले ज़्यादातर मरीज़ दिल्ली, बॉम्बे शहर जा जाके इलाज करवाते थे, जो अब धीरे से, चूँकि यहाँ के डॉक्टर्स को भी इसकी अवेयरनेस हो गई है और यहाँ पे डायग्नोसिस बन पा रहा है और तमाम दवाइयाँ भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ के भी डॉक्टर्स इन बीमारियों को बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं. लेकिन ये सिनेरियो पिछले 10 साल की देन है. 10 साल पहले तक यहाँ पर रूमेटोलॉजी की कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना कोई विशेषज्ञ थे. बट आज की तारीख में रायपुर शहर में अकेले हम लोग करीब 7-8 लोग हैं जो रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज़ को देखते हैं. सिमिलरली बिलासपुर में भी रूमेटोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं. तो छत्तीसगढ़ में अब रूमेटोलॉजी की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग हर साल यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करवाते हैं ताकि यहाँ के जो फिजिशियंस हैं उनको हम रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज़ के बारे में अवेयर करा सकें. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इन कॉन्फ्रेंसेस में स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर कंसल्टेंट्स बनेंगे और इनमें इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है. रूमेटोलॉजी में उनके इंटरेस्ट को डेवलप कराना ज़रूरी है ताकि ये स्टूडेंट्स आगे एडवांस्ड स्टडीज़ कर सकें और रूमेटोलॉजी में फर्दर रिसर्च पर भी उन लोग अपना योगदान दे सकें. तो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम लोगों का मेजर प्रयास यही रहता है कि रूमेटोलॉजी की अवेयरनेस जितनी बढ़ा सकें उतना अच्छा हो, ताकि मैक्सिमम डॉक्टर्स एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और उन पेशेंट को जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकें. थैंक यू. नाउ कमिंग टू डॉक्टर रविंद्रन सर, जब महिलाओं पर हम बात करते हैं तो महिलाएं जो होती है हमेशा ट्रीटमेंट के पार्ट में या डायग्नोसिस के पार्ट में दे आर ऑलवेज द लास्ट बेंचर्स, दे आर ऑलवेज ऑन द लास्ट लाइन. अभी जैसे डॉक्टर दुआ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि एलोपैथ में एक लंबा ट्रीटमेंट चलेगा तो क्यों ना होलिस्टिक या दूसरी चीज़ों पर चले जाएं. मेनी अ टाइम्स इन इंडिया वी सी कि वो क्वैक्स के पास या झाड़ फूंक पर जाते हैं और खासकर महिलाओं के केस में. तो प्लीज़ आप इस मिथ को डिबंक करिए एंड प्लीज़ मेक अस अवेयर ऑन द सेम. तो ये जो डिस्पैरिटी है कि महिलाओं और पुरुषों का इलाज भी जो है डिफरेंट होता है और बीमारी के किस स्टेज पे होगा वो भी डिफरेंट होता है. ये हमारी कुछ सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है. लेकिन बेसिक सवाल ये है कि आपने जो भी कहा कि अल्टरनेटिव जो मेडिसिन का यूज़ है वो महिलाओं में भी और पुरुषों में दोनों में कॉमन है. ऐसा नहीं कि महिलाओं में ये ज़्यादा है, लेकिन आप देखें हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो होती है उसमें
जो वुमेन जो होती हैं, महिलाओं जो होती हैं, वो लो प्रायोरिटी होती हैं किसी भी फैमिली में। और बाय नेचर जो हैं महिलाएं जो हैं अपनी बीमारी को छुपा के रखती हैं, बताती नहीं हैं, वो परेशानियां सहती हैं क्योंकि उनका ट्रेडिशनल रोल वो ये है। वो भी इसमें प्रभावित करता है कि कई बार जब हम अपनी क्लिनिक्स में उन्हें देखते हैं पहली बार तो उन्हें कई तरह की परेशानियां और डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ समझने की है कि आज पिछले 20 सालों में इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत उन्नति हुई है। तरह तरह की दवाइयाँ हैं, अब भारत में ही ये दवाइयाँ बनने लग गई हैं, तो इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। और ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली जो दवाइयाँ हैं वो सभी अफोर्डेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। तो समय रहते उसका डायग्नोसिस हो और समय रहते उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से चले, सुपरवाइज रहे, ये दोनों भले महिला हो या पुरुष हो, दोनों के ये रोमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम से संबंधित बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। Thank you, sir. Now, Doctor, coming to Dr. Sham. Sir, when we talk about research in rheumatology in particular, so what are the advancements that you see India has made in past 10 years or in the past 5 years, and what more would we like to see in it? Coming to research, and maybe I'll also include education. So definitely, maybe 20 years back, there are not many centers where students were being trained. I think in the last 5-10 years, the number of centers where there is a structured program to after the internal medicine training to train people in the specialty of rheumatology has definitely increased. So definitely there is a positive trend with regards to the education part. Coming to the research, again, it's not just only with rheumatology. See, when you are going to have more centers like colleges or medical colleges or institutions with these type of academic programs, definitely the research is going to increase. The other thing which has happened in other parts of the world, maybe in India, is now these days research is not being limited only to the institutions or medical colleges. Even people who are outside also, they try to do whatever research is possible. So this is another positive trend which has happened. Coming to the contribution of us as such in research, I think still there is a long way to go. Definitely there have been certain studies which have come out of India which might be contributing more for the regional perspective or maybe in the context of the Indian subcontinent or Asia. But I think definitely we need to go a long way ahead with regards to more impactful research like what happens in maybe in Europe or other parts of the world, like what we call the developed countries. So with regards to the treatment part, as Dr. Vinod sir was telling, like, see, most of the drugs which are available in other parts of the world is available in India. There are a lot of government health schemes where they do get it for free. See, you wanted to talking about the steroids, right? What has definitely changed is these days there are a lot of new drugs which has made us our job easier to stop steroids as soon as possible. So that is the main thing. Maybe a take-home message for or whomever sees this. Like these days we are not dependent on steroids. There are a lot of good drugs which have come, and lot of thing has happened from the pharma side that we have started producing our own molecules. This has definitely significantly brought down the cost, and people have more access to it. And there are certain, I think, states or where these are available. For example, in Tamil Nadu, in government institutions, some of these drugs, the costlier ones, are available for free. So definitely there has been a big change. People who were crippled, who just had painkillers and steroids, with the access to these new drugs, and lot of them being produced in India itself, definitely has brought down the cost, and it has definitely improved the quality of life of the patients. But us being a very populous country, definitely we shouldn't be satisfied with this. We have a long way to go. The disparity is still there. राइट सर, अब आपसे बात करते हुए ये बताएं कि जैसे सर ने एक बहुत ज़रूरी बात बताई कि तकनीक जो है वो उन्नत हो रहा है, लेकिन अब तकनीक के उन्नत होने के साथ एक बहुत कॉमन टर्म हम सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक समय था जब पेशेंट जो है एक बहुत
खुले दिमाग के साथ अपने चिकित्सक के पास जाता था और वो उसी से पूछता था और उन्हीं से समझता था। अब डॉक्टर के पास जाने के भी पहले पेशेंट जो है ही ऑलमोस्ट नियरली एन एमबीबीएस, अपने आप को वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एआई। तो अब आप ये बताएं कि एआई जो है और ये जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है कई बार वेबसाइट में, ये किस तरीके से हैम्पर करता है आपके डायग्नोसिस को और डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप को भी? इस संदर्भ में मैं एआई को कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, कि एक्सटेंशन जो डिजिटल रिवॉल्यूशन का आया था उसी को मानता हूँ, क्योंकि एआई से पहले लोग ये गूगल कर रहे थे और जो प्रॉब्लम्स उसके साथ थी वो इसके साथ भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे होलिस्टिक अप्रोच की, कई बार क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन एक तरह का ट्रीटमेंट और होलिस्टिक मतलब दूसरे ट्रीटमेंट। तो हमें सबसे पहले इस मिथ को तोड़ने की जरूरत है। होलिस्टिक का मतलब है कि हम चहुं ओर से एक रोग ही नहीं, रोगी को देख रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक्सरसाइज भी आ रहा है, फिजियोथेरेपी भी आ रही है, रिहैबिलिटेशन भी आ रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आ रहा है। तो वहीं मैं बात करूंगा कि ये जो पेशेंट के कंसर्न्स हैं, जो वो गूगल से लेकर आ रहे हैं या वो एआई से लेकर आ रहे हैं, दिस इज उनको एड्रेस करना, उसका आंसर करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। कई बार वो लेकर आते हैं, आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप उनके सारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया, ठीक से आपने उसको पहचाना नहीं, तो आप पेशेंट को डायग्नोसिस के प्रति या आगे उनको क्यों ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आप उसके लिए कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सो ये इस पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच का ही पार्ट है कि सबसे पहले आप उनके कंसर्न्स को सुने। पहली बात तो ये कहें कि हाँ ये कंसर्न है और क्यों ये एक अत्यधिक कंसर्न है और आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें। तो अप्रोच यही है। सवाल का जवाब सीधा भी नहीं है और इंडिया में मुश्किल है क्योंकि समय कम है, पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं मिडल ग्राउंड हमें ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर कि हम एक सभी लोगों से कह सकें कि हाँ एक लिमिट तक हम आपके इसका चीज़ों का जवाब दे पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। हम उसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते। Thank you. Upcoming last, this is our last question for this session. अमित सर, ये है कि जब र्यूमेटोलॉजी है या ऑटो इम्यून बीमारी है और पेशेंट को आपने धीरे से ये बता दिया है कि ये शायद लॉन्ग टर्म हो या लाइफ टाइम हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा फिगर जो है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारत में, वो है कॉस्ट। बिकॉज 30 से 40% जो हमारा पॉपुलेशन है, इट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसके पास एक एक्सेस है आज आयुष्मान कार्ड और इस तरीके की स्टेट और हेल्थ स्कीम्स फंडेड चीज़ें, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि ये लाइफ टाइम हो सकती है, तो इसमें कॉस्ट का क्या रोल है? क्या ये हेल्थ स्कीम्स जो हैं इसको फेवर करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस बारे में बताएं। जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ में अगर हम देखें तो कॉस्ट इज़ एन इशू, क्योंकि उसको हमेशा ट्रीटमेंट लेना है। जैसे आप किसी को बोल दो कि आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, अब डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की भी दवाई हमेशा चलनी है। उसी तरह से कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी भी दवाइयाँ बहुत लंबी चलनी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये, अगर अच्छी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर पेशेंट सही समय पे आपके पास आता है और आप बीमारी को जल्द से जल्द अगर कंट्रोल कर लेते हैं, इसको हम ये समझ सकते हैं कि आपके घर में आग लगी और आपने तुरंत पानी डाल दिया तो आग बुझ गई, आपका घर डैमेज नहीं हुआ। बट अगर आग बहुत फैल गई है और आप तब उसको आग बुझाने जा रहे हो तो कितना खर्चा होगा, पूरा रेनोवेट करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप बीमारी को पहचानेंगे, उसको जड़ से हटाने की कोशिश, जड़ से तो नहीं हटा सकते बट जितनी जल्दी दबा देंगे उतनी ही दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आर्थराइटिस में या ऑटोइम्यून बीमारी में धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो सकती हैं। आप शुगर में, बीपी में देखेंगे दवाई कम नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। बट अगर आर्थराइटिस में आपने लंबे समय तक अगर दवाई को कंट्रोल कर लिया है बीमारी को, तो वो धीरे धीरे आप दवाई को कम कर सकते हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि कुछ केसेस में हम दवाई बंद करने की भी कोशिश करते हैं। ये इसका एक एस्पेक्ट हो गया। मान लो अगर किसी को लंबे समय तक अगर दवाई लेनी है, अब उसकी बीमारी पूरी कंट्रोल नहीं है, तब दिमाग में आता है कि अच्छा, कॉस्ट इज़ अ बर्डन, क्योंकि वो एक साथ हो सकता है बहुत खर्चा ना पड़े, बट लॉन्ग टर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो खर्चा बड़ा तो होगा ही। तो उसमें कुछ दवाइयाँ तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको फ्री में मिल सकती हैं, बट मैक्सिमम दवाई, जैसे हाई एंड दवाई जो होती है, जैसे बायोलॉजिक्स हो गया या टारगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये प्रीमियम ड्रग्स आप बोल सकते हैं, वो सब जगह अभी गवर्नमेंट स्कीम्स में अवेलेबल नहीं है।
ये जैसे ये है कि आप राशन कार्ड में आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे बासमती चावल मिल जाएगा, तो उसी तरह से आप गवर्नमेंट स्कीम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बायोलॉजिक्स दे दिया जाए। आगे हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए, बट अभी एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही हैं, शायद आगे जाके मरीज़ों में काफ़ी कुछ दवाइयाँ उनको फ्री में मिलने लग जाएं। सो अर्ली ट्रीटमेंट टारगेट जो है, हमारा टारगेट अप्रोच है, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो दवाइयों का खर्चा ज़रूर हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का आज र्यूमेटोलॉजी और उससे जुड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी जानकारियां हम तक हमारे पैनलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स ने दी। और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। thelens.in को देखते रहिए, हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।